Hello students, I hope you all are fine. I am Sudhanshu from team आशीष तिवारी। आप सभी का वेलकम करता हूं इस वीडियो में। हर बार की तरह इस बार भी हमारी टीम ने आपके लिए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर रेडी किए हैं जो हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप सभी वीडियो को पूरी वॉच करिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर क्या पता आप जौन सा क्वेश्चन स्किप करते हैं वही आपके एग्जाम में आ जाए। तो आपको वीडियो को पूरी वॉच करना है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। और अगर आपको किसी स्टूडेंट को ये नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स प्राइस आपका 30 रुपीज़ रहने वाला है, जो कि आपका एक बहुत ही मामूली सा प्राइस है, कोई भी व्यू कर सकता है। स्टडी के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अदरवाइज आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर आपके फ्री है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ये सिंगल वीडियो में ही आपके सभी टॉपिक सभी कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। इसमें ही आपके सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगर आप ये सिंगल वीडियो देख लेते हो, यही आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत होती है। इससे ही आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम आपका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम आपका समाजवाद के विकास के लिए अग्रणी विभिन्न कारकों पर चर्चा करेंगे और साथ ही समाजवाद क्या है उसको देखेंगे और समाजवाद के उत्थान और पतन के कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर का 1 का आंसर हम इस टाइप में लिखेंगे, जिसमें हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका लिख देंगे जो आपका समाज है वो आपके एक प्रकार का समाज में आपके विभिन्न प्रकार के जाति वर्ग या फिर आपके विभिन्न प्रकार के धार्मिक लोग या आर्थिक स्थिति के लोग सभी आपके समाज में रहते हैं। और जब आपके समाज में एक ऐसी विचारधारा उत्पन्न हो जाती है, जब उसमें आपका धार्मिक असमानता आने लगती है या कोई भी शोषण होने लगता है या अमीरी गरीबी के कोई भी संभावना आने लगती है, तो उस समय आपको एक ऐसी विचारधारा की आवश्यकता होती है जो कि आपके के सभी असमानताओं को दूर कर सके। तो उसको ही हमने समाजवाद कहा है, उसी विचारधारा को समाजवाद कहा है जो कि ये सभी आपकी आवश्यकताओं को दूर कर सके। और यही विचारधारा आपके समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता की स्थापना करती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख देंगे। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे समाजवाद से आप क्या समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, समाजवाद आपकी एक प्रकार की विचारधारा है जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में संपत्ति का समान वितरण, शोषण का अंत, सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। जो समाजवादी व्यक्ति होते हैं वे कहते हैं कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का नहीं बल्कि पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए, ताकि किसी को भी ऊंचा नीचा न समझा जाए, ताकि समाज में समानता बनी रहे। और जो समाजवाद होते हैं वह पूंजीवाद के विरोध में उभरा, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में थोड़े से लोग अधिक धन और संसाधन पर नियंत्रण रखते थे, जिससे कि आपका समाज में असमानता बनी रहती थी और गरीबों का शोषण होता रहता था। अब हम आपका समाजवाद के विकास के लिए अग्रणी विभिन्न कारक देख लेते हैं। जो आपका समाजवाद का विकास है वो आपका ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से हुआ, जिसमें आपका सबसे पहले आता है औद्योगिक क्रांति, जो कि आपका 18वीं से 19वीं सदी में यूरोप में हुई थी। और इसमें क्या होता है, औद्योगिक क्रांति में पूंजीपाती वर्ग ने भारी मात्रा में धन कमाया, जिससे कि जो मजदूर वर्ग थे उनका शोषण हुआ और जो समाज में आपका आर्थिक समानता थी वो बढ़ गई। श्रमिकों ने अपना बहुत ही लंबे टाइम तक काम किया लेकिन उन्हें उसका फल नहीं मिला, उसका वेतन उन्हें नहीं मिलना। तो इसी कारण से समाजवाद ने विचारधारा का जन्म हुआ। सेकंड आपका था पूंजीवाद की बुराइयां। जो आपके पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें आपका अमीर लोग ये अमीर होते जाते थे और जो आपके गरीब थे वे और गरीब होते चले जाते थे। तो इस विषमता को दूर करने के लिए भी आपका समाजवाद की स्थापना हुई। थर्ड आपका आता है मार्क्स और एंगल्स का योगदान। जो आपके काल्स में मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जी थे, उन्होंने समाजवाद के सिद्धांतों को एक वैज्ञानिक रूप भी दिया। जो उनकी पुस्तक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसने मजदूर वर्ग को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। फोर्थ आपका था श्रमिक आंदोलन का विकास। जो आपके दुनिया भरों में श्रमिकों का शोषण हो रहा था, तो उन्होंने अपने अपने आंदोलन करने शुरू कर दिए, विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए अपने वेतन के खिलाफ, अपने शोषण के खिलाफ, जिसमें आपका ट्रेड यूनियन हड़तालें और विरोध प्रदर्शन थे। उन सभी की वजह से भी समाजवाद की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। फिफ्थ आपका रूसी क्रांति होती है, जो कि आपकी 1917 में हुई थी। ये आपके एक समाजवाद की ऐतिहासिक जीत भी मानी जाती है, क्योंकि रूस में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने पूंजीवादी सरकार को हटाकर एक समाजवादी राज्य की स्थापना की थी। इससे आपके समाजवाद को बहुत अधिक बढ़ावा मिल गया था। अब हम आपके समाजवाद के उत्थान के कारण देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला था सामाजिक न्याय की कमी। जो आपके समाज में असमानता बढ़ रही थी और वर्ग भेद ने उसने समाजवाद को लोकप्रिय बना दिया,
क्योंकि आपकी बराबरी की बात करता था। समाजवाद में आपको समानता की बात की जाती है, तो इसलिए इसका सामाजिक न्याय की इसमें मांग हो गई। सेकंड आपका आता है गरीबों और मजदूरों की सहानुभूति। जो समाजवाद है वो गरीब और श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा में काम करता है, जिससे कि उन्हें आम जनता का भी समर्थन मिल सके। थर्ड आपका आता है उपनिवेशवाद का विरोध। जो आपके कई एशिया और अफ्रीका देश थे, उसमें आपका समाजवादी विचारधाराओं ने उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई को वैचारिक समर्थन दिया। फोर्थ आपका आता है शिक्षा और प्रचार, जिसमें आपका जो आपकी जैसे जैसे आपकी शिक्षा फैली, तो आपकी जो समाजवादी विचारधारा थी उसका भी प्रचार प्रसार होता रहा। अब हम आपका समाजवाद के पतन के कारण देख लेते हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती है। जो आपका समाजवाद का सिद्धांत है वो व्यवहार में तो आपका अच्छता लागू करने के लिए, लेकिन इसमें सरकार द्वारा चलाए जा रहे उद्योग धीरे धीरे अक्षम हो गए और भ्रष्ट भी हो गए। सेकंड आपका स्वतंत्रता की कमी। जो आपके कई समाजवाद देश है उसमें लोगों की बोलने, व्यापार करने और राजनीतिक भागीदारी की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई। थर्ड आपका प्रेरणा की कमी। जब आपको लोगों को बराबर वेतन मिलने लगा तो मेहनती और आलसी व्यक्ति में भी कोई फर्क नहीं रह गया, तो उससे फिर आपका श्रम पे भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। फोर्थ आपका आता है राजनीतिक दमन, जिसमें कुछ समाजवादी सरकारें तानाशाही की ओर मुड़ गई, जैसे सोवियत संघ में स्टालिन का शासन। इससे आपका समाजवाद की छवि भी खराब हो गई। फिफ्थ आपका आता है ग्लोबल पूंजीवाद का दबदबा, जो कि आपको 1950 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ गया था और समाजवाद का प्रभाव घट गया था। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि जो आपका समाजवाद है वो आपकी एक प्रकार की विचारधारा है, जो कि समाज में सामाजिक, आर्थिक, हर तरीके से आपने समानता स्थापित करनी चाहती है। और आज के समय में जो आपका समाजवाद है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आपके कुछ देश है जो कि आज भी समाजवाद को एक मिश्रित रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे कि भारत हो गया। भारत में भी समाजवाद का उपयोग किया जाता है, जहां पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के पहलुओं को मिलाया गया है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था हो गई वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ना तो समाजवादी है ना पूंजीवादी है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आपको उपनिवेशवाद को परिभाषित करेंगे, साथ ही विउपनिवेशवाद के मुख्य कारणों की विवेचना करेंगे। औपनिवेशिक से उत्तर औपनिवेशिक संदर्भों में संवैधानिकता के विकास पर भी चर्चा करेंगे। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा परिचय लिखेंगे इसके आंसर में। परिचय में हम आपका लिखेंगे जो आपका विश्व इतिहास है, इसमें जब यूरोप के शक्तिशाली देशों ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कमजोर और पिछड़े देशों पर कब्जा करना शुरू किया, तो जो आपका एक कब्जा करने का उद्देश्य था वो सिर्फ शासन करना ही नहीं था, बल्कि वहां पर उपनिवेशवाद को स्थापना करना भी उनका एक प्रमुख उद्देश्य था। उन्होंने एक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगे, स्वतंत्रता की लहर चलने लगी, जिससे कि आप एक नई प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। तो इसी प्रकार से आप इसका भी एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद हम आपका उपनिवेशवाद की परिभाषा लिखेंगे। तो उपनिवेशवाद की परिभाषा में हम लिखेंगे जो आपके उपनिवेशवाद है वो भी आपके एक प्रकार की प्रक्रिया है, या आपकी एक प्रकार की नीति है, आप उसको एक प्रकार की नीति भी कह सकते हो, जिसमें जो क्या होता है, जो आपका एक आपका संपन्न देश होता है, शक्तिशाली देश होता है, वो अपने दूसरे देशों पर कब्जा कर लेता है, उस पर अपने अधिकार स्थापित कर लेता है। जैसे कि आप देखते भी होंगे, कुछ आपके कमजोर देश होते हैं, कुछ आपके समृद्धि देश होते हैं, वे आपके कमजोर देशों पर अपना श्रम भी उनसे श्रम ले लेते हैं और उसका फायदा अपने आप उठाते हैं। तो उसको ही हमने उपनिवेशवाद की प्रक्रिया कहा है, या उपनिवेशवाद की नीति कहा है। अब हम आपका विउपनिवेशवाद के मुख्य कारणों का विवेचन कर लेते हैं। तो विउपनिवेशवाद की भी आपकी एक प्रकार की प्रक्रिया है, जिसमें जो उपनिवेश रहे देश है उनको स्वतंत्रता प्राप्त हुई और वे औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर अपने स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। जिसमें आपका सबसे पहले आता है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, जो कि युद्ध के बाद उपनिवेशी देशों की आर्थिक और सैन्य शक्ति कमजोर हो गई, जिससे उन्हें अपने उपनिवेशों को बनाए रखना मुश्किल हो गया। सेकंड आपका राष्ट्र चेतना का जागरण, जिसमें उपनिवेशों के लोगों में अपने देश के लिए प्रेम, गर्व और स्वतंत्रता की भावना जागी, साथ ही उन्होंने संगठित होकर स्वतंत्रता आंदोलन चलाए। थर्ड आपका आता है महात्मा गांधी जैसे नेताओं की भूमिका। जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें गांधी जी से जैसे लोगों ने हिंसात्मक तरीकों से संघर्ष करके दुनिया को दिखा दिया कि स्वतंत्रता बल से नहीं बल्कि संकल्प से प्राप्त की जाती है। फोर्थ आपका संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और भूमिका आ गई, जिसमें आपको 1945 में जो आपका यूनाइटेड नेशन था उसका गठन हुआ, जिसने कहा कि हर देश को आत्मनिर्णय का अधिकार है, जिससे उपनिवेशों को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल सका। फिफ्थ आपका आता है शीत युद्ध और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ जैसी जो महाशक्तियां थी उन्होंने उपनिवेशवाद का विरोध किया और स्वतंत्र देशों को अपने पक्ष में लाने के लिए उन्होंने समर्थन किया। शिक्षा का आता है शिक्षा और जागरूकता में वृद्धि, जिसमें उपनिवेशों में शिक्षा के प्रसार और मीडिया के विकास से जनता अपने अधिकारों के लिए बढ़ती जागरूक हो गई, जिससे स्वतंत्रता की मांग और तेज हो गई। अब हम आपका देख लेते हैं औपनिवेशिक से उत्तर औपनिवेशिक संदर्भों में संवैधानिकता का विकास। तो जो आपका संवैधानिकता का अर्थ है वो शासन को संविधान और कानून के अनुसार चलाना था, ताकि जो सरकार की शक्ति है वो सीमित रह सके और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हो सके।
उपनिवेशों में आपका संवैधानिकता का विकास दो चरणों में हुआ, एक आपका औपनिवेशिक काल और दूसरा आपका स्वतंत्रता के बाद का काल। तो सबसे पहले हम आपको औपनिवेशिक काल में संवैधानिकता का स्वरूप देख लेते हैं, जिसमें आपको जो उपनिवेशवादी शासन था उसमें संवैधानिक व्यवस्थाएं केवल प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती थी, न कि जनता को अधिकार देने के लिए। सेकंड आपका भारत में 1858, 1909, 1999 और 1900 जैसे जो 3500 जैसे जो भी अधिनियम हुआ है उनके माध्यम से आपको सीमित प्रतिनिधित्व दिया गया, जिससे कि असली सत्ता ब्रिटिश सरकार के हाथों में रही। जो आपकी ये व्यवस्था थी, इनके माध्यम से लोगों में संवैधानिक चेतना जरूर आई और स्वतंत्रता की मांग को नैतिक आधार मिला। सेकंड हम आपको उत्तरोपनिवेशिक स्वतंत्रता के बाद काल में संवैधानिकता का विकास देख लेते हैं। स्वतंत्र होने के बाद जो आपके उपनिवेश देश थे उन्होंने अपने अपने संविधान बना लिए, जैसे कि भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया। और जो आपके ये संविधान था, इनका उद्देश्य सिर्फ सरकार का ढांचा बनाना ही नहीं था, बल्कि जो आपका देश है उसको अपने आत्मनिर्भर बनाना, किसी का उपनिवेश बनकर न रह जाना था। थर्ड आपका आता है संविधान ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को जन्म दिया, जैसे संसद, न्यायपालिका, चुनाव आयोग आदि। फिफ्थ आपका आता है महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों को संवैधानिक अधिकार मिले और उनके कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए गए। फिर आपका आता है उत्तर औपनिवेशिक देशों ने अपने संविधानों के माध्यम से नव उपनिवेशवाद को से भी खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश की। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जो आपका उपनिवेशवाद है उसने दुनिया के कई देशों को लंबे समय तक गुलाम बना रखा, जिससे कि समय के साथ साथ लोगों में जागरूकता भी आई और भी उपनिवेशवाद की लहर चली गई। जो आज का टाइम है, आधुनिक समय में भी उत्तर औपनिवेशिक देशों के सामने कई चुनौतियां हैं, परंतु वे अगर संवैधानिक मूल्यों को मजबूत बनाए तो ये चुनौतियां खत्म हो सकती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आपका निर्वाचन प्रणाली क्या है उसको देखेंगे, साथ ही विभिन्न प्रकार की चुनावी प्रणालियों के बीच अंतर बताएंगे। निर्वाचन प्रणाली से आप क्या समझते हैं उसको देखें और फर्स्ट पार्ट टू द पोस्ट सिस्टम के गुणों और देशों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके आंसर में भी हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। परिचय में हम आपका लिखेंगे जो आपकी चुनाव की एक प्रकार की व्यवस्था है, प्रणाली है, उसको हमने निर्वाचन प्रणाली कहा है। निर्वाचन प्रणाली में नागरिकों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है और यही प्रणाली तय करती है कि नागरिक सबसे ज़्यादा नागरिक किसके प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसको ही आपका नेता बनाया जाए या उसको ही आपका संसद में खड़ा किया जाए। तो इससे ही हमें अब हम आपका निर्वाचन प्रणाली क्या है, निर्वाचन प्रणाली से आप क्या समझते हैं इसको देख लेते हैं। तो निर्वाचन प्रणाली आपकी एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें देश के नागरिक मतदान करते हैं और अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, जिसमें भी जनता का समर्थन ज़्यादा होगा उसके आधार पर उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा। तो उसको ही आपको जो भी ये सारा काम होता है, ये सभी काम आपका निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत ही होता है। अब हम आपका विभिन्न प्रकार की चुनावी प्रणाली और उनके बीच अंतर देख लेते हैं। भारत में आपके विभिन्न प्रकार की चुनावी प्रणालियां हैं दुनिया भर में, जिसमें आपकी 3 प्रणाली निम्नलिखित है। जिसमें आपका सबसे पहले आता है द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, FPTP। इसमें उम्मीदवार जीतता है जिससे सबसे अधिक वोट मिलते हैं, भले ही वह कुल मतों का 50% भी न हो। ये आपके भारत, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में अपनाई जाती है और जो आपकी प्रणाली है सरल, तेज और लोकप्रिय है। सेकंड आपका आता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसको हम PRB कहते हैं। यह आपका राजनीतिक दलों को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उसी अनुपात में उन्हें सीटें मिलती है। और जो आपकी प्रणाली होती है छोटे और क्षेत्रीय दलों को भी प्रतिनिधित्व मिलते हैं इनसे। इजराइल, नीदरलैंड जैसे देशों में यह प्रणाली अपनाई जाती है। थर्ड आपकी आती है दो दौर प्रणाली, जिसमें आपके 2 चरण होते हैं। पहले चरण में कोई उम्मीदवार 50% से अधिक वोट नहीं पाता, तो दूसरे चरण में उसे आगे रहने वाले उम्मीदवारों के बीच दूसरा चुनाव कराया जाता है। यह आपके फ्रांस जैसे देशों में अपनाई जाती है। अब हम आपका प्रमुख अंतर देख लेते हैं इनमें, जिसमें आपका सबसे पहले FPTP में देखेंगे। जो FPTP में निर्णय लेने का तरीका है वो सबसे अधिक वोट पाने वाले जीतता है और इसकी विशेषताएं सरल, तेज, स्थिर और सरकार है। इसके उदाहरण में आप भारत और ब्रिटेन देख सकते हो। फिर आप PR देखेंगे। PR में आपके वोट प्रतिशत के अनुसार सीटें मिलती है, जिसमें की विशेषता में संतुलित प्रतिनिधित्व आता है और ये आपके इजराइल जैसे देशों में उपयोग होती है। थर्ड आपका 2 राउंड, जिसमें 2 दौर में बहुमत से निर्णय होता है। यह इसकी विशेषता में आप बहुमत आधारित जीत दे सकते हैं, जो कि आपके फ्रांस में पाई जाती है। अब हम आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, FPTP के गुण और दोष देख लेते हैं। गुण में हम आपका सबसे पहले सरलता देखेंगे। इसमें आपको मतदाता को केवल एक ही बार उम्मीदवार को चुनना होता है और एक ही बार वोट देनी पड़ती है, जो कि समझना और उपयोग करना आसान हो जाता है। थर्ड आपका सेकंड आपका तेज नतीजे, इसमें आपके वोटों की गिनती जल्दी हो जाती है, तो आपके नतीजे भी, परिणाम भी जल्द घोषित कर दिए जाते हैं। थर्ड आपका स्थिर सरकार, इसमें आपका अक्सर क्या होता है एक पार्टी को ही स्पष्ट बहुमत मिलती है, जिससे कि सरकार की स्थिर बनी रहती है। फोर्थ आपका प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होता है, जिसमें हर निर्वाचन क्षेत्र का एक प्रतिनिधित्व होता है, जिससे कि जनता को सीधे संपर्क की सुविधा मिलती है। अब हम आपके इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं, दोष देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहले होता है अल्पमत में जीत, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है 30 से 40% पर ही लोग जीत जाते हैं,
तो उससे आपका जो बहुसंख्यक मतदाता है उनकी इच्छा है इसमें नहीं झलकती है। सेकंड, आपका छोटे दलों की अपेक्षा जो आपके प्रणाली है इसमें आपका क्षेत्रीय छोटे दलों को ज़्यादा मौका नहीं मिलता है। थर्ड, आपका वीटो की बर्बादी, जो आपके उम्मीदवार वोट देते हैं उन्हें वे हर साल हार जाते हैं तो उनके वोट अप्रभावी ही रह जाते हैं। फोर्थ, आपका अनुपातिक परिणाम, इसमें जो भी दल जीतता है उसको वोट ज़्यादा मिलते हैं लेकिन सीटें कम और किसी को कम वोट पर भी ज़्यादा सीट मिल जाती है। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जो आपके निर्वाचन प्रणाली है उसमें आपका निर्वाचन किया जाता है जिसमें भी जनता का सबसे ज़्यादा वोट होती है, जिसको भी उसको ही आपको प्रतिनिधित्व के रूप में चुन लिया जाता है, उसको ही हम आपका निर्वाचन प्रणाली कहते हैं। और जो भारत में यूज की जाने वाली प्रणाली है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है, जो कि आपकी एक सरल और तेज प्रणाली है। अंत आप यही कह सकते हैं जो आपका कोई भी देश है उसमें अपनी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रणाली चुननी चाहिए जो जनता की भावनाओं का सही प्रतिनिधित्व कर सके और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखे। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आपका भूमंडलीकरण ने राष्ट्र राज्य के राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित किया है उसको देखेंगे, साथ ही कल्याणकारी राज्य का वर्णन करेंगे और समकालीन समय में कल्याणकारी राज्य की अपरियता पर टिप्पणी करेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय में हम लिखेंगे कि वर्तमान समय में राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज में बड़े बदलाव देखने को मिले और जो आपके बदलाव है इनकी आपकी दो विचारधारा या प्रक्रिया है, एक आपका भूमंडलीकरण और दूसरा कल्याणकारी राज्य है। भूमंडलीकरण में पूरी दुनिया को एक वैश्विक बाजार में बदल दिया है और जो आपका कल्याणकारी राज्य है उसने भूमिका आज भी जनता की भलाई के लिए जरूरी बनी हुई है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखें भूमंडलीकरण ने राष्ट्र राज्य की राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को कैसे प्रभावित किया। तो सबसे पहले हम आपका भूमंडलीकरण देख लेते हैं। भूमंडलीकरण क्या है? तो भूमंडलीकरण आपकी एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें दुनिया के देश आपस में आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तकनीकी रूप से जुड़े होते हैं, जिसमें आपका व्यापार, निवेश, संचार और लोगों का आवागमन पहले से कहीं अधिक तेज और व्यापक हो गया है। हम आपका राज्य की राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर प्रभाव देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला था आर्थिक नीति में बदलाव। राष्ट्र राज्य को अब अपनी नीतियां वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुरूप बनानी पड़ती है। सेकंड, आपका नैतिक और सामाजिक दबाव, जिसमें भूमंडलीकरण के कारण राज्य को बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के दबाव में अपनी नीतियां बदलनी पड़ती है। थर्ड, आपका आता है संप्रभुता में कमी, जिसमें वैश्विक संधि और समझौते के कारण राष्ट्र राज्य की पारंपरिक संप्रभुता में कमी आई है। फोर्थ, आपका आता है राजनीतिक आंदोलनों में बढ़ोतरी, जिसमें भूमंडलीकरण से बेरोजगारी, असमानता और सांस्कृतिक पहचान संकट जैसे मुद्दे बढ़े हैं। फिफ्थ, आपका राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकी खतरे आते हैं, जिसमें वैश्विक स्तर पर सीमा पार अपराध, साइबर क्राइम और आतंकवाद ने राष्ट्र राज्यों को सुरक्षा नीतियों को अधिक सख्त और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर निर्भर बना दिया है। तो टोटली आप कह सकते हैं जो आपका भूमंडलीकरण है उसने राष्ट्र राज्यों को अपने परंपरागत राजनीतिक स्वरूप को बदलने और खुद को वैश्विक वातावरण में ढालने के लिए मजबूर किया है। अब हम आपका कल्याणकारी राज्य का वर्णन और उसकी समकालीन का समय अपरिहार्यता देख लेते हैं, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे आपका कल्याणकारी राज्य क्या है। कल्याणकारी राज्य आपकी एक प्रकार की सरकार या एक प्रकार की व्यवस्था होती है जिसमें नागरिक अपने लिए सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध करता है। इसका उद्देश्य सभी वर्गों के समान अवसर मिले और गरिमामय जीवन उनको मिल सके, इसका ये आपका कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। अब हम आपके कल्याणकारी राज्य की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला था समानता और सामाजिक न्याय का समर्थन। यह राज्य आपका गरीब, अमीर, जाति, धर्म के भेदभाव को कम कर सबको बराबरी का दर्जा देने की कोशिश करता है। सेकंड, आपका जनसेवा पर बल, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता जैसे जो कार्यक्रम में चलाए जाते हैं। थर्ड, आपका सरकारी हस्तक्षेप, जिसमें बाजार की असमानताओं को संतुलित करने के लिए सरकार हस्तक्षेप करती है ताकि गरीब और पिछड़े वर्गों को भी लाभ मिल सके। अब हम आपका समकालीन समय में इसके अपरिहार्यता देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है आर्थिक असमानता को बढ़ना, जिसमें भूमंडलीकरण और पूंजीवाद विकास के कारण अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ गई है और इसे बढ़ने के लिए कल्याणकारी राज्य की आवश्यकता होती है। सेकंड, आपको न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना, जिसमें कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और पोषण जैसी जो मूलभूत सुविधाएं उनको देना। थर्ड, आपका सामाजिक शांति बनाए रखना, जिसमें राज्य जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा तो असंतोष, हिंसा और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। फोर्थ, आपका आता है राजनीतिक व्याप्तता, जिसमें कल्याणकारी नीतियां सरकार को जनसमर्थन दिलाती है और साथ ही लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। फिफ्थ, आपका जलवायु परिवर्तन और वैश्विक संकट, जैसे कि आपका कोविड-19 जैसे या महामारी हो गई या पर्यावरण हो गया, इन सभी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में कल्याणकारी राज्य एक सहायक ढांचा प्रदान करता है। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि जो आपका भूमंडलीकरण है वो आपकी एक प्रकार की प्रक्रिया है और जो आपकी कल्याणकारी राज्य है वो आपका एक प्रकार की सरकार या एक प्रकार की व्यवस्था है। भूमंडलीकरण में आपको नीतियों को वैश्विक दबाव का अधीन कर दिया गया है, पर जितने जनता की उम्मीदें और अधिकार भी बढ़ा दिए गए हैं। और जो आपका कल्याणकारी राज्य है इसमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय दोनों को साथ लेकर चला जाता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में हम आपको पूंजीवाद को परिभाषित करेंगे और ये देखेंगे कि जो आपका वैश्वीकरण है वो अधिक आधुनिक पूंजीवाद का प्रतिरूप है। साथ ही पूंजीवाद के उदय और विकास पर चर्चा करेंगे। तो इसमें भी हम आपका इसके आंसर में भी हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय में हम आपको पूंजीवाद और वैश्वीकरण जो आधुनिक युग की दो महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक अवधारणाएं हैं, तो इनके बारे में ही हम आपको परिचय में लिख लेंगे कि जो आपका पूंजीवाद है वो आपकी एक प्रकार की आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी हाथों में होता है। वहीं आपको जो वैश्वीकरण होता है उसमें दुनिया की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था एक दूसरे के करीब आती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद हम देखें पूंजीवाद क्या है, उसकी परिभाषा लिखें। तो पूंजीवाद आपकी एक प्रकार की आर्थिक प्रणाली होती है जिसमें जो उत्पादन, वितरण और विनिमय होता है वो निजी हाथों में होता है। तो जो अमीर होते हैं पूंजीवाद में वे और अमीर बनते चले जाते हैं और जो गरीब होते हैं वे और गरीब बनते चले जाते हैं। तो पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। इस व्यवस्था में बाजार की मांग और आपूर्ति के अनुसार मूल्य तय होते हैं जो कि सरकार की भूमिका सीमित कर देते हैं। इसकी मुख्य विशेषताओं में हम आपका देख लेते हैं। ये आपकी निजी संपत्ति का अधिकार होता है, इसमें लाभ कमाने की स्वतंत्रता होती है, प्रतियोगिता आधारित बाजार व्यवस्था होती है, साथ ही न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप होता है, मूल्य निर्धारण बाजार द्वारा होता है। अब हम आपका पूंजीवाद का उदय और विकास देख लेते हैं। तो पूंजीवाद का उदय आपका कई ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है जिसमें आपका सबसे पहले व्यापारिक पूंजीवाद आता है। व्यापारिक पूंजीवाद आपका 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच यूरोप में समुद्री खोजों के कारण हुआ था। सेकंड आपका उपनिवेशों में सोना, चांदी, मसाले और कच्चे माल का आयात इसमें बढ़ा था। थर्ड आपको इसमें व्यापारिक पूंजीवाद ने निजी संपत्ति और लाभ के विचार को जन्म दिया था। सेकंड आपके औद्योगिक क्रांति आती है जो आपके 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में हुई थी। सेकंड आपको इसमें मशीनों और फैक्ट्रियों के आने से बड़े पैमाने पर इसमें उत्पादन संभव हुआ था। साथ ही जो पूंजीपत वर्ग का उदय हुआ था जिसने कि मजदूरों की शक्ति का दोहन किया था वो और अधिक मुनाफा कमाने लगा। थर्ड आपका आधुनिक पूंजीवाद है जो कि 19वीं से 20वीं शताब्दी में पूंजीवाद वैश्विक स्तर पर फैल गया। जो शेयर बाजार, बैंकिंग, बीमा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गए, इन सभी से पूंजी का वैश्वीकरण होगा। इसमें ही आपका तकनीक और सूचना क्रांति ने पूंजीवाद को और अधिक तेज कर दिया। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका लिख लें वैश्वीकरण आधुनिक पूंजीवाद का प्रतिरूप है, विश्लेषण करेंगे। तो ये कहना आपका सही है कि जो आपका वैश्वीकरण है वो आधुनिक पूंजीवाद का ही रूप है। इसमें आपका सबसे पहले हम आपका देख लिया वैश्विक बाजार का विस्तार। वैश्वीकरण के कारण कंपनियां अब केवल अपने देश तक ही सीमित नहीं है, वे दुनिया भर में व्यापार कर रही है। सेकंड, इसमें आपका पूंजीवाद सोच को वैश्विक स्तर पर लाया जाता है, जहां आपका लाभ हो वहीं आपका व्यापार होगा। सेकंड, आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका आती है, जैसे कि आपकी MNCs हो गई, अमेजोन, गूगल, एप्पल या कोको कोला वगैरह हो गई, वे आपके पूंजीवाद के आधुनिक चेहरे हैं। ये आपके दुनिया भर में संसाधनों का दोहन करके लाभ कमाती है और पूंजी को वैश्विक रूप में घुमाती है। थर्ड, आपका श्रमिक और उत्पादन का वैश्विक विभाजन होगा। जो उत्पादन होता है वो उन देशों में किया जाता है जहाँ श्रम सस्ता होता है, जैसे कि भारत, बांग्लादेश आदि, और उनको बेचा विकसित देशों में जाता है ताकि उन्हें अधिक लाभ हो सके, अधिक मुनाफा मिल सके। जो आपका पूंजीवाद की व्यवस्था है उस सोच को दर्शाता है कि अधिक लाभ हेतु कम लागत कम करना प्राथमिक होता है। फोर्थ, आपका उपभोक्तावाद और संस्कृति का बाजारीकरण देख लेते हैं। जो आपका वैश्वीकरण है इसमें आपका उपभोक्तावाद बढ़ा है और जो हर चीज़ है वो बाजार की वस्तु बना दी गई है। इसमें आपका पूंजीवाद मूल्य व्यवस्था का ही विस्तार है। फिफ्थ आपका आता है समानता में वृद्धि, जो कि वैश्वीकरण और आधुनिक पूंजीवाद ने कुछ वर्ग और देशों को बहुत अमीर बना दिया है, जबकि जो दूसरे वर्ग और देश है वे पिछड़ रहे हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं जो आपकी एप्पल कंपनी है वे चीन में उत्पादन करके अमेरिका में बेचती है, और जो आपकी नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां वे दुनिया भर में मनोरंजन बेचकर मुनाफा कमा रही है। तो ये आपको उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जो आपका पूंजीवाद है वो आपकी एक प्रकार की आर्थिक व्यवस्था है जिसमें कि आपका मुनाफे पर अधिक ध्यान दिया जाता है, और इसमें आपका जो स्वामित्व होता है आपको एक निजी हाथों में होता है। इसलिए कहते हैं कि वैश्वीकरण आधुनिक पूंजीवाद का ही एक नया और तेज रूप है जिसमें कंपनियां सीमाओं पर परे आकर लाभ अर्जित करती है और उपभोक्तावाद को बढ़ावा देती है और बाजार को सर्वशक्तिमान बना देती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम आपका देखते हैं जो आपका नवोदारवाद है उसको देखेंगे। नवोदारवाद क्या है? नवोदारवाद की सामाजिक आर्थिक संरचनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे, साथ ही संविधानवाद को परिभाषित करेंगे और इसके ऐतिहासिक विकास का वर्णन करेंगे। तो इसके आंसर में भी हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में आपका देखेंगे जो आपके समय में आपका जो नवोदारवाद और संविधानवाद है वे दोनों ही आपकी एक प्रकार की विचारधारा है जो कि सामाजिक, आर्थिक और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। नवोदारवाद में आपका बाजार की स्वतंत्रता और न्यूनतम सरकार हस्तक्षेप पर आधारित होती है, और जो आपका संविधानवाद होता है वो आपका एक प्रकार का राजनीतिक सिद्धांत होता है जिसमें सरकार के संचालन के लिए एक संविधान के महत्व को मान्यता दी जाती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे नवोदारवाद क्या है। तो नवोदारवाद आपका एक प्रकार की आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है जो कि आपकी 20वीं शताब्दी के अंत में विकसित हुई थी। नवोदारवाद में आपका बाजार के अधिकतम स्वतंत्रता, सरकारी हस्तक्षेप के न्यूनतम सिद्धांत पर यह नवोदारवाद आपका आधारित होती है। नवोदारवाद का आपका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सरकार
कम हस्तक्षेप करे तो बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी, जिससे कि अधिक आर्थिक वृद्धि और समृद्धि आएगी। अब हम आपके नवोदारवाद के कुछ प्रमुख तत्व देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले निजीकरण आ जाता है। जो सरकारी सेवा और संस्थाएं होती है निजी कंपनियों के हाथों में होती है। सेकंड, आपको मुक्त व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुकावटों को कम करना और बाजार को मुक्त करना। थर्ड, आपको न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, जो सरकारी नीतियों का उद्देश्य होता है वो केवल बाजार को स्वतंत्र छोड़ना और निजी संस्थाओं को बढ़ावा देना ही होता है। अब हम आपका नवोदारवाद की सामाजिक आर्थिक संरचनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं, जिसमें हम आपका सबसे पहले नवोदारवाद के लाभ देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है आर्थिक वृद्धि और विकास। जो नवोदारवादी नीति होती है वह बाजार की प्रतिस्पर्धा बढ़ाती है, जिससे कि उत्पादकता और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। सेकंड, आपका नवाचार और तकनीकी प्रगति। जब कंपनियां प्रतिस्पर्धा करती है तो उन्हें अपनी तकनीकी क्षमता और नवाचार में सुधार करना पड़ता है। थर्ड, आपका वैश्वीकरण, जो कि आपका नवोदारवाद ने वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दिया है, जिससे कि देशों के बीच अधिक आर्थिक सहयोग और व्यापार बढ़ा है। अब हम आपका नवोदारवाद के दोष देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है आर्थिक असमानता। जब नवोदारवाद के तहत अमीरों और गरीबों के बीच की खाई और बढ़ जाती है तो ये नीतियां आमतौर पर उच्च वर्ग और बड़े उद्योग के पक्ष में हो जाती है। सेकंड, आपका सामाजिक कल्याण में कमी। जब सरकारी खर्चों में कटौती और सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं की कमी होती है तो स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य समाज में सेवाओं की कमी हो जाती है। थर्ड, आपको प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। जब आपकी नवोदारवादी नीतियां प्राकृतिक संसाधनों के अधिक दोहन की दिशा में कार्य करती है तो पर्यावरणीय समस्या जैसे जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ रही होती है। फोर्थ, आपका आता है स्थिरता का संकट। जब नवोदारवाद ने वित्त क्षेत्र को बढ़ावा दिया तो आर्थिक संकटों का खतरा भी इसमें बढ़ गया। 2008 का जो वैश्विक वित्तीय संकट है, इसका ये आपका एक प्रमुख उदाहरण है, जो कि अत्यधिक मुक्त बाजार और वित्तोत्पादकों के असंतुलित प्रयोग के कारण बना हुआ है। अब हम आपका संविधानवाद क्या है उसको देख लेते हैं। तो संविधानवाद आपका एक प्रकार का राजनीतिक सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य सरकार के संचालन के लिए संविधान का पालन करना होता है। और जो संविधान है वो किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है, जो कि सरकार की शक्ति और दायित्वों को निर्धारित करता है। साथ ही भी जो नागरिक होते हैं उनके अधिकारों की भी वे सुरक्षा करते हैं। तो अब हम आपकी संविधानवाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। प्रमुख विशेषताएं में हम आपको सबसे पहले कानूनी शासन देखेंगे। संविधान कानून के शासन को लागू करता है, जिससे कि सरकार किसी भी नागरिक के साथ अनुशासन और न्याय के अनुसार व्यवहार करे। सेकंड, आपका शक्तियों का प्राधिकरण। संविधान के द्वारा विभिन्न शाखाओं के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ है, जैसे आपका विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका आदि। थर्ड, आपका आता है नागरिक अधिकारों की रक्षा। संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भी करता है। फोर्थ, आपका लोकतांत्रिक सिद्धांत। संविधान में नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकारों को सुनिश्चित किया जाता है ताकि वे अपने नेताओं का चुनाव स्वतंत्र रूप से कर सके। अब हम आपका संविधानवाद का ऐतिहासिक विकास देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले प्राचीन समय में देख लेते हैं। प्राचीन ग्रीस और रोम में कुछ हद तक संवैधानिक विचार विकसित हुए थे, लेकिन वे आपके पूर्ण रूप से संविधानवाद के रूप में स्थापित नहीं थे। मध्यकाल में इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा, जो कि 1215, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था जिसने राजा के अधिकारों को सीमित किया और राज्य में कानून की सर्वोच्चता को स्थापित किया। सेकंड, आपका आधुनिक संविधानवाद आता है, जो कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड और फ्रांस में विचारों को स्पष्ट करता है। सेकंड, आपका फिर इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जो कि 1688 में होता, और बिल ऑफ राइट्स 1689 में संविधान की अवधारणा को इसने मजबूत किया। साथ ही अमेरिका का संविधान, जो कि 1787, और फ्रांसीसी संविधान, जो कि 1791 ने, इन्होंने सभी ने संविधानवाद को एक आधुनिक रूप दिया, जिसमें सरकार की शक्तियां संविधान द्वारा निर्धारित की जाती थी और सरकार के अधिकारों, नागरिकों के अधिकारों की उसमें गारंटी दी जाती थी। अब हम आपका संविधानवाद का विकास भारत में देख लेते हैं। तो भारत का जो संविधान है 1950 में लिखा गया है, जिसमें भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है इसको। यह संविधान संविधानवाद के सिद्धांतों को लागू करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। जो आपका भारतीय संविधान है उसमें लोकतांत्रिक शासन, न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है, जिससे कि संविधानवाद का एक उदाहरण बना रहता है। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि जो आपका नवोदारवाद और संविधानवाद है वे दोनों ही आपके आधुनिक समाज की आधारशिला है। नवोदारवाद में आपने आर्थिक स्वतंत्र और बाजार नियंत्रण को बढ़ावा मिलता है, जबकि जो आपका संविधानवाद होता है उसमें सरकार और नागरिकों के बीच एक कानूनी और न्यायपूर्ण संबंध स्थापित होता है। नवोदारवाद आर्थिक वृद्धि, वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है और इसका प्रभाव आर्थिक असमानता, सामाजिक सुरक्षा, असुरक्षा में भी मिलता है। और जो आपका संविधानवाद है वो लोकतांत्रिक शासन और नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है, जिससे कि समाज में स्थिरता और न्याय सुनिश्चित हो सके। तो इतना सब लिखने के बाद आपका छोटा सा निष्कर्ष भी कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका क्वेश्चन आंसर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम आपका राष्ट्रवाद की गांधीवादी धारणा को राष्ट्रवाद के अन्य लेखों से क्या अलग बनाता है वो देखेंगे। साथ ही राष्ट्र का राष्ट्रवाद क्या है और गांधी के राष्ट्रवाद की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। तो इसके आंसर में भी हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। परिचय में हम आपका लिखेंगे जो आपका राष्ट्रवाद है वो आपकी एक प्रकार की विचारधारा है, जिसमें राष्ट्र के नागरिकों के बीच एकता और समर्पण को बढ़ावा दिया जाता है और ये अपने देश की संस्कृति, पहचान और एकता को प्रोत्साहित करती है। जब हम गांधीवादी राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो उसमें आपका पारंपरिक राष्ट्रवाद से कुछ अलग होता है ये, क्योंकि जो आपका गांधीवादी राष्ट्रवाद है इसमें
सत्य, अहिंसा और आत्मनिर्भरता को राष्ट्रवाद का आधार माना जाता है, जो कि अन्य राष्ट्रवादी नेताओं विचारकों से अलग करता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखें राष्ट्र और राष्ट्रवाद क्या है। तो सबसे पहले आप राष्ट्र के बारे में लिख लें। जो आपका राष्ट्र है वो आपकी एक प्रकार की सामाजिक इकाई है, जिसमें एक साझा संस्कृति, भाषा, पहचान और इतिहास होता है। और जो राष्ट्र के नागरिक होते हैं वे एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं और एक साझा भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। सेकंड आपका राष्ट्रवाद आता है, जो कि आपका एक प्रकार का राजनीतिक सिद्धांत होता है, जिसमें किसी राष्ट्र के लोगों के बीच एकता, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। और जो आपकी राष्ट्रवाद की विचारधारा है अपने राष्ट्र की संस्कृति, भाषा, धर्म और पहचान को सर्वोच्च मानती है। अब हम आपका गांधीवादी राष्ट्रवाद देख लेते हैं। जो आपका गांधीवादी राष्ट्रवाद है वो पारंपरिक और औपनिवेशिक राष्ट्रवाद से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें राष्ट्रवाद की अवधारणा एक नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण पर आधारित होती है। तो गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा, सत्य और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों पर आपका राष्ट्रवाद में आधारित होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य मूल्य आधारित समाज की स्थापना करना होता है। अब हम आपके गांधीवादी राष्ट्रवाद के कुछ प्रमुख पहलू देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण आता है। तो गांधी जी को राष्ट्रवाद में राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और नैतिक स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। सेकंड आपका आत्मनिर्भरता। गांधी जी ने राष्ट्र की आत्मनिर्भरता को राष्ट्रवाद का प्रमुख हिस्सा माना। वे कहते थे कि भारत को सच्ची स्वतंत्रता चाहिए तो अपने संसाधनों का उपयोग कर सकेगा, तभी उसको सच्ची स्वतंत्रता मिल सकेगी। थर्ड आपका आता है सामाजिक समानता और धर्मनिरपेक्षता। गांधी जी का राष्ट्रवाद केवल एक राजनीतिक आंदोलन ही नहीं था, साथ ही वो आपका एक सामाजिक आंदोलन भी था, जिसमें जातिवाद और असमानता के खिलाफ संघर्ष किया गया और समाज में सभी वर्गों के लिए समान अवसरों की वकालत की गई। फोर्थ आपका संघर्ष और अहिंसा आ जाता है, जिसमें गांधीवाद का राष्ट्रवाद संघर्ष के बजाय अहिंसा पर आधारित था, क्योंकि जो आपका सिद्धांत है प्रस्तुत करता है कि यदि संघर्ष करना है तो विभिन्न अहिंसा के होना चाहिए। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका गांधीवादी राष्ट्रवाद अन्य राष्ट्रवादी विचारकों से कैसे बिना उसको देख लेते हैं। तो आपका जो गांधीवाद का राष्ट्रवाद है वो आपका औपनिवेशिक राष्ट्रवाद और पश्चिमी राष्ट्रवाद से अलग है, क्योंकि उसमें औपनिवेशिक राष्ट्रवाद में अधिकतर राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की जाती है, लेकिन गांधी जी आपका सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद को जोड़ते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि समाज में समानता, कानून और अहिंसा नहीं होनी चाहिए, तो वे ही आपके राजनीतिक स्वतंत्रता को कोई मायने नहीं रखेंगे। अब हम आपका पारंपरिक राष्ट्रवाद और गांधीवादी राष्ट्रवाद में अंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपका राजनीतिक बनाम नैतिक दृष्टिकोण देख लेते हैं। तो आपका जो पश्चिमी राष्ट्रवाद है वो आपका राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करता है। जो आपका गांधीवाद का राष्ट्रवाद है वो एक नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करता है। सेकंड आपका हिंसा का उपयोग। पारंपरिक राष्ट्रवाद में सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष और युद्ध को जायज माना जाता है, लेकिन गांधी जी के राष्ट्रवाद में इसको जायज नहीं माना जाता है। थर्ड आपका आत्मनिर्भरता, जिसमें गांधी जी कहते हैं कि हमेशा आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाए, जबकि पश्चिमी राष्ट्रवाद में औद्योगिकरण और वैश्वीकरण के रास्ते पर जोर दिया जाता है। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जो आपका गांधीवाद राष्ट्रवाद है वो आपके एक प्रकार की विचारधारा है, जिसमें राजनीतिक स्वतंत्रता से आगे बढ़कर समाज की सामाजिक और नैतिक स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है। जो गांधी जी का राष्ट्रवाद की अवधारणा वो सत्ता, अहिंसा, आत्मनिर्भरता और समानता को केंद्रीय स्थान देती है, जो कि उन्हें अन्य राष्ट्रवादी विचारकों से अलग बनाती है। इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका आंसर नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं जो आपका आधुनिक समय में संघों की उत्पत्ति है और विकास और कार्य प्रणाली की व्याख्या, उसको हम आपको देख लेंगे। और साथ ही संघ व्यवस्था से आप क्या समझते हैं और भारत में अमेरिका में संघवाद के विभिन्न पहलुओं की तुलना करेंगे और उनमें क्या अंतर है उनको देखेंगे। तो इसके आंसर में अब आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देख लें। परिचय में आपका देखें जो आपकी संघ प्रणाली है वो आपकी एक प्रकार से आधुनिक समय में उभरी है। जबकि किसी देश की जनसंख्या विशाल हो तो उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा या क्षेत्रीय विविधता हो तो एकल सत्ता के बजाय उसमें संघीय व्यवस्था को अधिक उपयोगी माना जाता है। तो आज के समय में लोग संघों की उत्पत्ति, विकास और कार्यप्रणाली की चर्चा करेंगे और जो भारत और अमेरिका जैसे दो प्रमुख संघीय देश है उनकी संघीय प्रणाली की तुलना करेंगे। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप संघों की उत्पत्ति और विकास देखेंगे। इसमें हम आपका सबसे पहले संघों की उत्पत्ति देख लेते हैं। जो संघीय प्रणाली होती है उसकी उत्पत्ति राजनीतिक समझौते के रूप में होती है, क्योंकि इसमें कई राज्य प्रांतों ने एक मजबूत केंद्र के अंतर्गत मिलकर काम करने के लिए स्वीकार होते हैं, लेकिन जो उनकी स्वतंत्रता पहचान होती है वो बनी रहती है। अमेरिका इसमें आपका पहला आधुनिक देश था जिसने 1787 में संघीय संविधान को अपनाया और बाद में ये कई देशों ने संघीय मॉडल को इसको अपना लिया, जैसे कि कनाडा, स्विट्जरलैंड, जर्मनी आदि देशों और भारत जैसे देशों ने भी। अब हम आपका संघों का विकास देख लेते हैं। समय के साथ ये आपका परिवर्तनशील रहा है। इसमें आपकी संघीय व्यवस्था बदलती रही है, लेकिन आपका सबसे पहले राजनीतिक गठजोड़ थे जो कि अब संवैधानिक रूप से परिभाषित व्यवस्थाएं बन चुके हैं। आधुनिक जो संघीय व्यवस्था है उसमें राज्य और केंद्र के बीच स्पष्ट अधिकार विभाजन, वित्तीय व्यवस्था, न्यायिक प्रणाली और विवाद निवारण की संस्थाएं विकसित कर दी गई है। जो आपका संघीय प्रणाली है उसमें आपके विभिन्न जातीय, भाषा और सांस्कृतिक समूहों को लोकतांत्रिक रूप से प्रतिनिधित्व देने का रास्ता इसमें बन गया है। अब हम आपका संघों की कार्यप्रणाली देख लेते हैं, जो कि आपकी दो स्तर में सरकार कार्य करती है, जिसमें आपका सबसे पहले केंद्र सरकार होती है जो कि पूरी देश के लिए नीति बनाती है, जैसे कि विदेश नीति, रक्षा, मुद्रा नीति आदि।
सेकंड आपका राज्य सरकार है जो अपने अपने राज्य के लिए नीति बनाती है, उसमें आपका शिक्षा की नीति, स्वास्थ्य नीति या कृषि से संबंधित कोई भी नीति होते हैं उन सभी का वे संचालन करती है। अब हम आपका कार्यप्रणाली की मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले संविधान में शक्तियों का विभाजन देख लेते हैं, जो कि केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का स्पष्ट बंटवारा होता है। सेकंड आपका न्यायिक समीक्षा, जिसमें संघीय विवादों को सुलझाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। थर्ड आपका वित्तीय संवाद, कर संग्रह और संसाधनों के वितरण की व्यवस्था ही संविधान द्वारा निर्धारित होती है। फोर्थ आपका संविधान की सर्वोच्च, जो कि संघीय देशों में संविधान सबसे बड़ा कानून होता है, जो कि दोनों स्तरों की सरकारों को निर्देशित करता है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका भारत और अमेरिका में संवाद की तुलना कर लेते हैं। तो सबसे पहले विशेषता देखें, फिर भारत और अमेरिका देखेंगे। तो सबसे पहले हम संघ की प्रकृति देख लेते हैं। भारत में संघ की प्रकृति कृत्रिम संघ है, जो कि एक मजबूत केंद्र के साथ है, और जो आपका अमेरिका है उसमें आपका सच्चा संघ है, जो कि राज्यों का स्वैच्छिक संघ है। सेकंड आपकी संविधान की प्रकृति, भारत में एकल विस्तृत और लिखित संविधान है, जबकि अमेरिका में लिखित केवल संक्षिप्त सिद्धांत है। थर्ड आपका संविधान की संशोधन प्रक्रिया भारत की अपेक्षाकृत सरल है, संसद केंद्र में प्रभावी भूमिका निभाती है। इसमें अमेरिका में आपके संशोधन की प्रक्रिया कठिन है और राज्यों की असहमति आवश्यक होती है। थर्ड आपका फिर शक्ति का विभाजन, इसमें आपका 3 सूचियों में शक्ति विभाजित है, केंद्र, राज्य और संवर्ती। इसमें आपका केवल 2 ही सूचियां है, केंद्र और राज्य। फिर आपका आता है राज्य की स्वायत्तता, जिसमें ये आपकी सीमित है, संसद राज्य की सीमाएं बदल सकती है। यह आपकी पूर्ण है, जिसमें कोई राज्य जबरदस्ती हटाया या बदला नहीं जा सकता है। अब हम आपका न्यायपालिका देख लेते हैं। भारत में आपका एकीकृत सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, और इसमें आपका दोहरे न्याय ढांचा है, एक संघीय और एक राज्य अदालत। फिर हम आपको वित्तीय शक्ति देख लेते हैं। भारत में केंद्र के पास अधिकार होते हैं, जो कि कर और आपका अमेरिका में आपका कर लगाने की स्वतंत्रता दोनों को ही होती है। अब हम आपका संघ का निर्माण देख लेते हैं। भारत में एक राष्ट्र के भीतर राज्यों का गठन किया जाता है, जबकि अमेरिका में स्वतंत्र राज्यों का स्वैच्छिक संघ होता है, जो कि 13 उपनिवेश होते हैं। तो ये हमने आपका एक तुलना देख लिया। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं, जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। निष्कर्ष में हम आपको लिखेंगे, जो आपकी संघीय प्रणाली है वो आपकी एक प्रकार की जटिल तो प्रणाली है, लेकिन उसमें विविधता को बनाए रखने और एकता को बढ़ावा देने के लिए अधिक प्रयास किए जाते हैं। और आज के समय में यह प्रणाली आपके कई देशों में सफलतापूर्वक अपनाई भी गई है। भारत और अमेरिका जैसे देशों में आपका संघीय प्रणाली है और वे आपके संघीय राज्य है। भारत में आपका एक केंद्र प्रधान संघवाद है, जबकि जो अमेरिका है वो राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त करता है। फिर भी जो दोनों देश हैं, इनमें आपकी व्यवस्था स्थायी तो भागीदारी और लोकतांत्रिक शासन के लिए उपयोगी सिद्ध हुई है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान हम आपका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम आपको लोकतंत्रीकरण क्या है उसको देखेंगे, साथ ही उत्तर औपनिवेशिक देशों में लोकतांत्रिक परिवर्तन की समस्या और संभावनाओं का भी विश्लेषण करेंगे। तब हम आपका विभिन्न पार्टी प्रणालियों की बुनियादी विशेषताएं देख लेते हैं, साथ ही आधुनिक लोकतंत्र में बहुदलीय प्रणाली के महत्व पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसके आंसर में भी हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम आपका लिखेंगे, तो परिचय में आप लिखेंगे जो आपका लोकतंत्र है उसमें जनता को शासन में भागीदारी का अधिकार होता है। और लोकतंत्र आपकी एक प्रकार की शासन प्रणाली नहीं होती है, बल्कि आपका जनता के द्वारा चलाया गया शासन होता है, उसको ही लोकतंत्र होती है। और जब किसी भी देश में जब लोकतंत्र की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो उसी को हम लोकतंत्रीकरण कहते हैं। जो आपकी यह प्रक्रिया होती है किसी अधिनायकवादी और उपनिवेशवादी शासन से एक सहभागी लोकतंत्र की ओर संक्रमण को जाती है। तो लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में हम उत्तर औपनिवेशिक देशों में इसके सामने आने वाली समस्या और संभावनाओं को देखते हैं, साथ ही विभिन्न पार्टी प्रणाली और विशेष रूप से बहुदलीय प्रणाली के महत्व पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको लोकतंत्रीकरण देख लेते हैं। तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, लोकतंत्रीकरण आपको एक छोटी सी प्रक्रिया होती है जब किसी देश में लोकतंत्र स्थापित हो जाता है या कोई भी समाज या देश अधिनायकवादी या उपनिवेशिक शासन से निकलकर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ता है, तो उसको ही हम आपका लोकतांत्रीकरण कहते हैं। तो इतना लिखने के बाद आप उत्तर औपनिवेशिक देशों में लोकतांत्रिक परिवर्तन की समस्या और संभावनाएं देखेंगे, जिसमें आपके सबसे पहले हम मुख्य समस्याएं देखेंगे। समस्या में आपका सबसे पहले राजनीतिक स्थिरता आता है, जो कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद कई देशों में सत्ता संघर्ष शुरू हुआ है। सेकंड आपका संस्थागत कमजोरी, लोकतंत्र को संचालित करने वाले संस्थान जैसे कि न्यायपालिका, चुनाव आयोग, विधायक आदि उपनिवेशवादी शासन के दौरान या तो कमजोर थे या अस्तित्वहीन। थर्ड आपका सामाजिक विभाजन, जैसे जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीयता जैसे जो सामाजिक विभाजन है वे लोकतांत्रिक एकता में बाधा उत्पन्न करते हैं। फोर्थ आपका अशिक्षा और गरीबी, जिसमें लोकतंत्र में जागरूक और शिक्षित नागरिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जो उत्तर औपनिवेशिक देश होते हैं उनमें बड़े पैमाने पर अशिक्षा और गरीबी लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने लगती है। फिफ्थ आपको भ्रष्टाचार आता है, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के कारण प्रशासनिक व्यवस्था भ्रष्ट होती है, जिससे कि जनता का विश्वास कमजोर हो जाता है। अब हम आपकी कुछ संभावनाएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले नागरिक भागीदारी हो जाती है। जो लोकतंत्र है उसमें हम आपके नागरिकों को अपने मत से सरकार चुनने का अधिकार देते हैं, जो कि जनता को सशक्त बनाती है। सेकंड आपका संवैधानिक व्यवस्था, जो कि कई उत्तर औपनिवेशिक देशों ने स्वतंत्रता के बाद मजबूत संविधान बनाए,
जिसमें कि नागरिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और मौलिक अधिकार जैसे रक्षा की गारंटी दी जाती है। थर्ड आपका आता है सामाजिक समावेश, जो कि लोकतंत्र के जरिए वंचित वर्गों को भी प्रतिनिधित्व मिला है, जिससे कि सामाजिक समरसता की संभावना बढ़ी है। फोर्थ आपका वैश्विक सहयोग, जिसमें वैश्विक मंचों पर लोकतंत्र को समर्थन मिला है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से चुनाव की निगरानी, मानवाधिकार संरक्षण और लोकतांत्रिक ढांचे की स्थापना को बढ़ावा मिला है। अब हम आपका विभिन्न पार्टी प्रणाली की बुनियादी विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आती है एकदलीय प्रणाली। एकदलीय प्रणाली में केवल एक ही राजनीतिक दल शासन करता है, विपक्ष या तो होता ही नहीं है या फिर उसका प्रभाव नगण्य होता है। उदाहरण के लिए आप चीन को दे सकते हैं। इसकी विशेषता स्थिरता अधिक, परंतु लोकतांत्रिक विरोध और आलोचना का अभाव होता है। सेकंड आपकी द्विदलीय प्रणाली होती है। इसमें आपके दो प्रमुख दल होते हैं जो बारी बारी से सत्ता में आता है। जो छोटे दल की भूमिका होती है वो सीमित होती है। उदाहरण के लिए आप अमेरिका देख सकते हैं, डेमोक्रेट्स बनाम रिपब्लिकेशन। इसकी विशेषता में आप स्पष्ट विकल्प, शासन में स्थिरता और लेकिन विविधता की अभिव्यक्ति सीमित देख सकते हैं। थर्ड आपका बहुदलीय प्रणाली होती है। इसमें आपके कई राजनीतिक दल सक्रिय होते हैं और चुनाव लड़ते हैं, जो कि गठबंधन सरकार बनाने की संभावना इसमें अधिक होती है। जैसे कि आपका भारत, इटली, इजराइल जैसे देशों में आपकी ये बहुदलीय प्रणाली होती है। इसकी विशेषता में आती है सामाजिक विविधता को प्रतिनिधित्व, लेकिन कभी कभी अस्थिरता का खतरा। अब हम आपका आधुनिक लोकतंत्र में बहुदलीय प्रणाली का महत्व देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहले आता है विविधता का प्रतिनिधित्व। बहुदलीय प्रणाली विभिन्न क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक और वैचारिक समूहों को राजनीतिक मंच प्रदान करती है। सेकंड, जनता के पास अधिक विकल्प होते हैं। मतदाता अपना विकल्प किसी को भी चुन सकती है, किसी को भी प्रतिनिधित्व बनाने के लिए वोट दे सकती है। थर्ड आपका गठबंधन की राजनीति, जिसमें अलग अलग पार्टियां मिलकर गठबंधन बनाती है, जिससे कि निर्णय अधिक परामर्श के साथ लिए जा सके। फोर्थ आपका विपक्ष की भूमिका, जब सत्ता एक दल के पास होती है तो अन्य पार्टियां भी विपक्ष में होती है। जब आपका शासन पर निगरानी बनी रहती है तो बहुदलीय प्रणाली इस प्रक्रिया को और ज्यादा मजबूत करती है। फिफ्थ आपका स्थानीय मुद्दों का समाधान, जिसमें क्षेत्रीय पार्टी स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर लाती है, जो कि एक या दो दल के प्रणाली में संभव नहीं होता है। निष्कर्ष में हम आपको लिखते हैं, इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जो आपका लोकतांत्रिकरण है वो आपकी एक प्रकार की जटिल प्रक्रिया है, लेकिन ये आपकी एक आवश्यक प्रक्रिया भी है। इसमें किसी भी समाज को अधिक सहभागी, उत्तरदायी और न्यायसंगत बनाना पड़ता है। और जो आपकी राजनीतिक दल और पार्टी प्रणाली होते हैं वे लोकतंत्र को जीवित और गतिशील बनाए रखती है, जिससे कि बहुदलीय प्रणाली आधुनिक लोकतंत्रों में समावेशन, विकल्प और भागीदारी को बढ़ावा दे सके। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा आंसर लिख लेंगे, निष्कर्ष लिख लेंगे। निष्कर्ष लिखने के बाद आपका आंसर नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम आपके कुछ सब पे टिप्पणी करेंगे। टिप्पणी में हम आपका देख लेते हैं, सबसे पहले हम आपको लोक लुभावन राज्य पर करेंगे, फिर मिश्रित चुनावी व्यवस्था, फिर द्विदलीय प्रणाली और ब्रिटेन और अमेरिका में दलीय व्यवस्था। तो इसमें हम आपका सबसे पहले एक छोटी सी परिचय देख लेंगे। परिचय में हम आपका चारों का आपका जो भी कंबाइंड है उसी को विस्तार से बता देंगे। आपको एक संक्षिप्त में तरीके में बता देंगे कि जो राजनीति में शासन प्रणाली है, चुनाव प्रणाली है, दलों की भूमिका है, वो सभी महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए इसमें आपका कहीं लोक लुभावन सरकार देखी जाती है तो कहीं चुनावी प्रणाली में विविधता देखी जाती है। इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लेंगे। परिचय लिखने के बाद हम आपका सबसे पहले लोक लुभावन राज्य देखेंगे, जिसका अर्थ हम देखेंगे जो आपका लोक लुभावन राज्य होते हैं वे आपके इस प्रकार के राज्य होते हैं जिसमें शासक या नेता सीधे जनता से संवाद करके लोकप्रिय नारों, भावनाओं और वादों के माध्यम से सत्ता में बने रहने की कोशिश करते हैं। और जो आपका ये शासन होता है लोकतंत्र का दिखावा करता है, लेकिन इसमें आपका कई बार असंवैधानिक या संस्थाओं को कमजोर करने वाले कदम भी उठाए जाते हैं। इसके मुख्य विशेषता में हम आपका देख लेते हैं, जनता की भावनाओं को भड़काकर समर्थन हासिल करना होता है। सेकंड, हम बनाम वे की राजनीति है, जैसे जनता बनाम एलिट या बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक। फिर आपका मीडिया, न्यायपालिका, चुनाव आयोग जैसी जो संस्था उनकी आलोचना और नियंत्रण की जाती है। फिर तो आपका संविधान की सीमाओं को लांघने का प्रयास किया जाता है। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं जो आपके कई देश में नेता है वे खुद को जनता की आवाज बताकर संवैधानिक ढांचे को कमजोर करते हैं। समस्या इसकी क्या आती है? इसकी समस्या में राजनीति में अल्पसंख्यक, विपक्ष और संस्थागत स्वतंत्रता पर खतरा होता है। सेकंड, हम आपका देख लेते हैं मिश्रित चुनावी व्यवस्था, जिसका अर्थ में हम देखते हैं इसका जो आपकी मिश्रित चुनाव प्रणाली होती है इसमें आपकी जो दो चुनाव पद्धति होती है, एक तो एफपी टीपी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, दूसरा आपका पीआर जिसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये दोनों के मिश्रण से ही आपके मिश्रित चुनाव प्रणाली बनती है, जिसमें आपके कुछ सीटें सीधे चुनाव से और कुछ पार्टी को मिलकर कुछ वोट के अनुपात में दी जाती है। ये कैसे काम करती है? इसमें एक मतदाता दो को वोट देता है, जो कि अपने क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए, दूसरा किसी पार्टी के लिए। जो आपके पहली वोट होती है वो क्षेत्र प्रतिनिधि चुनते हैं और दूसरी वोट आपके पार्टी के संसद में अनुपातिक सीटें दिलाती है। उदाहरण में आप देख सकते हैं जर्मनी, न्यूजीलैंड, जापान जैसे देशों में उस सभी में आपका प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा में आप देख सकते हैं प्रतिनिधित्व अधिक न्याय संगत होता है, छोटे दलों को भी संसद में जगह मिल जाती है और साथ ही मतदाताओं को भी अधिक विकल्प मिल जाते हैं। इसके नुकसान में आप देख सकते हैं जो गठबंधन सरकारें वे बनती है जिससे कि निर्णय प्रक्रिया धीमी हो जाती है और साथ ही जनता को समझने में कठिनाई भी हो जाती है, जिससे कि किसी वोट पर क्या प्रभाव पड़ता है। थर्ड, आपका द्विदलीय प्रणाली होगा, जिसमें हम आपका सबसे पहले अर्थ देख लेंगे।
जो कि आपका जो देश होते हैं उसमें दो प्रमुख राजनीतिक दल ही शासन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, और ये आपके एक अन्य दल कमजोर भी होती है तो उसे हम द्विदलीय प्रणाली भी कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषताओं में हम देखते हैं जो आपके दो बड़े दल है वे सत्ता में आने की संभावना रखते हैं, साथ ही चुनाव में बहुमत स्पष्ट करते हैं जिससे कि स्थिर सरकार बन सके। मतदाता को सीधा और स्पष्ट विकल्प भी मिल जाता है। उदाहरण में आप देख सकते हैं अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, ब्रिटेन में कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी। उदाहरण में आप देख सकते लाभ में आप देख सकते हैं सरकार स्थिर रहती है, साथ ही नीति सुधारों निर्धारण और निर्णय जल्दी लिए जाते हैं। नुकसान में आप देख सकते हैं छोटे दल और विविध विचारधाराएं कमजोर होती है, बहुसंख्यक की पसंद ही सत्ता तय करती है, बाकी आवाजें अनसुनी हो सकती है। तो इतने सब लिखने के बाद हम आपका फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में आपका ब्रिटेन और अमेरिका में दलीय व्यवस्था की तुलना कर लेते हैं। तो सबसे पहले विषय देखें, फिर ब्रिटेन देखें, फिर अमेरिका देखेंगे। तो शासन प्रणाली देखें, ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली और अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली। प्रमुख दल में देखेंगे ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी है, और अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। चुनाव प्रणाली में देखेंगे ब्रिटेन में एफपीटीपी का उपयोग किया जाता है, और जो आपका अमेरिका है उसमें आपका एफपीटीपी के साथ इलेक्टोरल कॉलेज का भी प्रयोग किया जाता है। ब्रिटेन में सरकार कैसे बनती है? ब्रिटेन में संसद में बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, और अमेरिका में सीधे जनता द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। तीसरे दलों की भूमिका, ब्रिटेन में कुछ क्षेत्रीय दल प्रभावी हो सकते हैं, इसमें तीसरे दल बहुत ही कमजोर होते हैं। पार्टी अनुशासन में देख सकते हैं जो संसद होती है वो पार्टी लाइन पर वोट देना होते हैं ब्रिटेन में, साथ ही अमेरिका में संसद स्वतंत्र होता है जो कि पार्टी से अलग वोट दे सकते हैं। इनके मुख्य अंतर में आप देख सकते हैं जो आपका ब्रिटेन है उसमें आपका प्रधानमंत्री संसद के अंदर से चुना जाता है, लेकिन जो अमेरिका है उसमें आपका राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है। ब्रिटेन में संसद और सरकार निकट होते हैं, जबकि अमेरिका में शक्ति प्राधिकरण होता है। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में आप लिखें जो आपको लोक लुभावन राज्य और लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी हो सकता है, जबकि जो आपकी मिश्रित चुनाव व्यवस्था है वो जनमत को अधिक समावेशी तरीके से प्रतिनिधित्व करती है। द्विदलीय प्रणाली स्थिरता देती है कि लेकिन विचारों की विविधता को सीमित करती है। साथ ही ब्रिटेन और अमेरिका में द्वितीय प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट कर लें। निष्कर्ष कंप्लीट होने के बाद आपका आंसर नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थे आपके 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। ये आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। आपके ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत होती है। इसमें आपके सभी टॉपिक सभी सब्जेक्ट कंप्लीट सब्जेक्ट आपका कवर हो जाता है। अगर आप ये सिंगल वीडियो ही देख लेते हो तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं एग्ज़ाम में। और अगर किसी स्टूडेंट को ये नोट्स या पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ प्राइस आपका 30 रुपये होने वाला है, जो कि आपका एक बहुत ही मामूली सा प्राइस है, कोई भी व्यू कर सकता है। स्टडी के लिए तो आप इतना सा भी इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप सब वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर आपके फ्री है। अगर आप एक बार वीडियो लेक्चर देख लेते हो और एक बार नोट से रीड कर लेते हैं तो आपके सभी टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। देन आप अपने आंसर एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकते हो और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट और क्वेरी रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हैं। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हैव अ गुड डे।